यह जानने के लिए कि भारत के लिए अगले वर्ष G20 राष्ट्रों के समूह की अध्यक्षता करना कितना महत्वपूर्ण है और भारत अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है। पहले संक्षेप में यह देखना उचित होगा कि G20 समूह का उदय कैसे हुआ। 1997-98 के वित्तीय संकट के मद्देनज़र 1999 में रूस के साथ आमंत्रित अतिथि के रूप में G7 की बैठक आयोजित की गई थी। उस समय संबंधित लोगों ने भारत सहित कुछ अन्य देशों को शामिल करके एक नया समूह बनाने की आवश्यकता महसूस की। इसी से सितंबर 1999 में G20 समूह का जन्म हुआ। इन देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों की नियमित बैठकें होने लगी। इस समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, इन 19 राष्ट्रों के साथ यूरोपीय संघ भी शामिल था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन इस समूह के पहले अध्यक्ष थे, जबकि हमारे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा दूसरे अध्यक्ष थे। 2001 में नई दिल्ली में इस समूह की बैठक होनी थी, लेकिन 19/11 की भयानक घटना के चलते इसे आगे के लिए टाल दिया गया था। बाद में 2002 में यह बैठक आयोजित की गई थी, लेकिन मीडिया द्वारा इसे व्यापक रूप से कवर नहीं किया गया। इसका एक कारण यह था कि तत्कालीन सरकार को मीडिया का ध्यान आकर्षित करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। स्वर्गीय जसवंत सिंह तब वित्त मंत्री थे। 2008 के आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में यह निर्णय लिया गया कि G20 की बैठकें शिखर स्तर पर आयोजित की जानी चाहिए। इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन उसी वर्ष वॉशिंगटन में आयोजित किया गया था। उस समय यह निर्णय लिया गया था कि वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों को आर्थिक मामलों को संभालना चाहिए और शेर्पाओं को, यानी कि राज्य के प्रमुख का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनेता, उन्हें शेर्पा कहा जाता है, पर्यावरण परिवर्तन जैसे अन्य मुद्दों को संभालना चाहिए। समय के साथ शेर्पाओं के एजेंडे का विस्तार हुआ है। हालांकि इस सम्मेलन के एजेंडे में युद्ध और शांति का कोई विशेष उल्लेख नहीं था, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि स्वाभाविक रूप से इतने उच्च स्तर पर शामिल नेताओं को इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, खासकर जब सम्मेलन के दौरान युद्ध चल रहा हो तो उसे टाला नहीं जा सकता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बाली में हाल ही में आयोजित शिखर सम्मेलन में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने से परहेज किया, ताकि यूक्रेन युद्ध के संबंध में अपने समकक्षों की आलोचना को अपने सामने न सुन सके, जैसा कि अपेक्षित था। चर्चा में यूक्रेन हावी रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित किया। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से इस तरह के G20 सम्मेलनों में भाग लिया है। सामान्य तौर पर उन्होंने 25 बैठकों में भाग लिया है। उनके विचारों और प्रस्तावों का समर्थन किया गया है और कई बार उन पर अमल भी किया गया है। उदाहरण के लिए 2014 के ब्रिस्बेन शिखर सम्मेलन में मोदी द्वारा काले धन को प्रकाश में लाने और इसके आसान संचालन को रोकने की आवश्यकता बताई गई थी। इस संबंध में अंततः एक सार्वभौमिक प्रणाली को अपनाया गया। स्विट्जरलैंड और मॉरिशस जैसे देशों ने अपने अपने देशों में भारतीयों के पास मौजूद धन की जानकारी भारत को सौंपनी शुरू कर दी है। पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी आतंकवाद के फंडिंग का खुलासा करने में और सतर्क रहना चाहिए भारत की इस मांग पर कुछ कार्रवाई की है। इससे यह कहा जा सकता है कि भारत इस समूह की अध्यक्षता करते हुए अपने राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है और करेगा। भारत के सामने के महत्वाकांक्षी और व्यापक एजेंडे को ध्यान में रखते हुए भारत खुद के साथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य एशिया और एशिया के विकसनशील देश शामिल रहने वाले ग्लोबल साउथ पर, यानी दक्षिणी गोलार्ध के देशों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने का भरसक प्रयास करेगा। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।